हेलो, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ब्रेन पावर जोन में। आज हिंदी लेकर आए हैं। इस चैनल पे हिंदी में काव्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया कड़वक। इसका एक्सप्लेन करने वाले हम लोग, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। ये 100 मार्क्स हिंदी है। दिगंत पार्ट 2 12 का है और ये काव्य खंड से लिया गया पार्ट 1 है। कड़वक जो लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब। इनके बारे में जानकर आगे बढ़ेंगे उस पद के तरफ, उस कड़वक की तरफ कि क्या है कड़वक में। एक एक लाइन करके हम उसका व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी जन्म बात करें तो जन्म हुआ था 15वीं सदी में। अनुमानतः ये फिक्स नहीं है, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कोई फिक्स नहीं है, अनुमान लगाया गया था। और इनका निधन भी वो अनुमानतः ही है। ये मरे भी थे अनुमान से ही। ये लगभग 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी निवास स्थान की बात करें तो जायस कब्र अमेठी रायबरेली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक क्षेत्र का नाम है जायस कब्र अमेठी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ख़ास बात क्या है कि जायस नामक स्थान पे रहते थे, इसलिए इनको जायसी टाइटल में जोड़ दिया गया, मलिक मोहम्मद जायसी। आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है पिताजी का नाम इनका। तो पिताजी का नाम इनका था मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। इनका और भी ममरेज इनको और भी लोग नाम से बुलाता था। मलिक राजे अशरफ ये भी बुलाता था और मलिक राजे अशरफ भी करके बुलाता था लोग। अब है इनकी गुरु की बात करें तो गुरु एक संत थे, महात्मा थे, सूफी संत शेख मोहिदी। सूफी संत शेख मुहिदी इनके गुरुजी का नाम था। और इनका गुरुजी को लोग सैयद अशरफ जहांगीर भी बोलते थे। अब आगे चल इनकी पेशा वृत्ति जान ले कि आखिर इनका पेशा क्या था, वृत्ति क्या था। तो आगे जानने से पहले आपको बता दे कि ये जो पेशा और वृत्ति कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अपना जो हॉनर होता है ये चीज़ इसमें बताया जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या हुआ था कि आरंभ में शुरू से ही ये जायस में रहते थे और वहाँ पे किसानी का काम करते थे। क्या करते थे? किसानी, फार्मर, किसानी का काम करते थे। उसके बाद में इनका जो बचपन था ये अनाथ हो गए थे। बचपन में इनके माता पिता को छोड़ दिए थे। ये शायद मर गए होंगे या छोड़ दिए होंगे, इसका जिक्र नहीं मिला है क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है। साधु फकीरों के साथ ये भटकते फिरते थे, चेला चपाटी का रोल अदा करते थे, झोला ढोने का कार्य करते थे। और बाकी सब जीवन इनका ऐसे ही फकीरी में बीत गया। तो कुछ खास है नहीं। खास तो है कि ये अनाथ थे फिर भी ये अच्छे अच्छे काव्य की रचना किए हुए हैं। आगे इनकी व्यक्तित्व के बारे में जाने। इनकी पर्सनालिटी कैसी थी, देखने में कैसे थे? तो देखने में बहुत ही कुरूप थे। क्या हुआ था इनको? चेचक, बचपन में चेचक ज़्यादा होने के चलते इनके चेहरे पे दाग हो गया था, बड़ा बड़ा दाग हो गया था। आपको एक इस तस्वीर में दिख रहा होगा, यही मलिक मोहम्मद जायसी साहब का तस्वीर है। ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं जो बहुत ही कुरूप दिख रहे थे। अच्छा इनका दिखने में जो चेहरा था ये अच्छा चेहरा नहीं था। और
और भी बहुत सारे चीज़ इनमें खूबियाँ थी कि ये रूपहीन थे ही, लेकिन बाईं आँख से भी ये काने थे। इनका जो बायां आँख था उससे ये काने थे। मतलब कि कान्हा नहीं बोला जाता है कि वो एक आँख से कम दिखने को कान्हा बोला जाता है। उसके बाद में बाएं कान से भी ये कम सुनते थे। इनका कान भी काम नहीं करता था, बायां कान, और आँख भी काम नहीं करता था। और ये मृदुभाषी हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल बोलने चालने वाले हैं। ये स्वभावतः संत के आचरण पे चलने वाले लोग हैं। ठीक है, अब इनकी कृतियां जान लें कि आखिर ये कृतियां कौन कौन से चीज़ लिखे हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से पद्मावत को माना जाता है। आप ऑब्जेक्टिव में याद कीजिएगा, पद्मावत लिखे हैं। उसके बाद में अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, ये सब चीज़ इन्होंने लिखा है। तो ये सब चीज़ लिखने के बावजूद भी सबसे जिसमें लोकप्रियता हासिल हुई वो पद्मावत है। और इसी के अंश आज हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। कड़बक में जो पद्मावत से लिया गया रचना है वो चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कड़बक 1। एक नैन कवि मुहम्मद गोनी, सोई बिमोहा जेई कवि सोनी। एक नैन है, एक आँख है कवि मोहम्मद जायसी के, जो बहुत गुनी है। एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, एक आँख है कवि मोहम्मद जायसी साहब का, जो बहुत ही गुनी है। सोई बिमोहा जेई कवि सोनी, और जो भी इनके काव्य को सुनता है, इस कवि को सुनता है, मतलब इनके काव्य को सुनता है, वो विमोह में पड़ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैसे ये बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब। आपको बता दें कि ये पोएम कविता के टाइप का है, और इसमें उन्होंने ये चीज़ एक फोकस डाला है कि आदमी में रूप माने नहीं रखता, उसका श्रृंगार माने नहीं रखता, उसकी काबिलियत, उसके गुण काम में आता है। उसके गुण को लोग ज़्यादा चर्चा करता है, ना कि उसके रूप को। यहीं पर फोकस करके वो इस काव्य की रचना किए हैं। तो वही बता रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। चांद जैसे धरती पे जग विधाता ने, विधि ने उनको उतारा है धरती पे, इस संसार में लाया है। लेकिन कहा हुआ है कि चांद में तो कलंक होता है, ये दाग है, उसी तरह से दिन कलंक, इनमें भी एक कलंक दे दिए हैं। जग सूझा एक कहीं नैन आहा, वो क्या है कि एक ही आँख से, एक ही नैन से वो जग को सूझे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, देखे हैं एक ही नैन से। हुआ सुख अस नखत नमाहा, जैसे शुक्र जो है चमकीला होता है, अपने नक्षत्रों, अपने तारों के बीच में शुक्र जो है एक स्पेशल अपना कलर दिखाता है, सब में चमकता है। उसी तरह से एक ही नैन से ये पूरे दुनिया को समझते हैं। अगला लाइन है कि जो लही अम्बहि डाभ ना होई, जो लही अम्बहि डाभ ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में, अम्बहि मतलब आम में, डाभ, डाभ मीन्स आप समझ सकते हो मंजर, और एक टाइप का और आता है कि उसमें जो आम हो जाता है ना, तो इसमें काला काला धब्बा आ जाता है नीचे से या ऊपर से। तो उस समय जब ज़्यादा पक के काला काला धब्बा हो जाता है तो सेंट आने लगता है, उस पर मधुमक्खियाँ या कीड़े पतंगे जाने का, कौवा चला जाता है आकर्षित होकर इसकी सुगंध से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें बताना चाह रहे हैं कि जब तक आम में मंजरी, जब तक सुगंध की बात किया है तो दो ही चीज़ में सुगंध आएगा, एक मोजर और एक ये वाला सिस्टम से। तो आप जो समझना है समझिएगा, ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, अपनी महसूसी बता रहे हैं कि जब तक आम में डाभ नहीं होता तब तक तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वो सुगंध नहीं देता है, वो नहीं होता है, वो बोलता नहीं है, वो सुगंध नहीं देता है, उसमें गुण नहीं आता है। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय वो असूज अपारा।
जिस प्रकार से समुद्र का पानी खारा होता है, बहुत ही खारा, आप किए होंगे, सुने होंगे, किताब में पढ़े होंगे। तो पानी जो है नमकीन होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो अति भय हुआ सो जा पारा, और उसका खपत भी कम है। समुद्र का पानी जब ये खारा है, इसका यूज नहीं आता है, तभी तो ये अपारा है, बहुत ज़्यादा है, असूझ में अनजाना है, और बिना सोचने समझने वाला चीज़ है, क्योंकि इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में इसी का कारण है। अगर ये अच्छा चीज़ रहता, या इससे कुछ बनता, या इससे कुछ होने वाला रहता, तो इसमें हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक सुमेरु पर्वत, ये पर्वत का नाम है सुमेरु, त्रिशूल विनाशा, वो भगवान शंकर ने त्रिशूल से जब तक सुमेरु पर्वत को विनाश नहीं किया था, भा कंचनगिरी लाग आकाशा, तब तक क्या हुआ था कि वो सोने के रूप में तब्दील नहीं हुआ था, सोने के रूप में नहीं बदला था। कंचनगिरी लाग आकाशा, वो सोने में परिवर्तन नहीं हुआ था जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने त्रिशूल से विनाश नहीं किया था तब तक। नेक्स्ट है, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जब तक घड़ी मतलब एक बर्तन, लही माने लोहे के बर्तन में वो कलंक न पारा, वो एक प्रकार का एक ऐसा बर्तन जिसमें सोने को गलाया जाता है, और आग पे नीचे रख के और सोने का गलाया जाता है। कांच हुई नहीं कंचन कारा, पहले लोहा रूपी सोना होता है, सोना अपना मूल रूप में नहीं होता है, और इस पात्र में सोने को गलाएंगे तो ही ओरिजिनल सोने में तब्दील होता है, अपनी चमक को प्रदान करता है। तो यही कह रहा है कि जब तक हम उस घड़ी को तपाएंगे नहीं, तब तक ये सोना का जो अपना रूप है वो मूल रूप में नहीं आएगा। एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वही कई चाऊ। एक नैन जस दर्पण और ते, वो कवि मोहम्मद गोनी साहब की एक नैन है जो दर्पण के समान है। अपने आप को वो समझ रहे हैं कि एक ही मेरा नैन है, फिर भी मैं उसको दर्पण यानी शीशे के समान, जिसमें आईना चेहरा देखा जाता है, उसके समान मानता हूँ। और ते निर्मल भाव, और निर्मल हो जाता है एक ही चीज़ में, वो जो भी इनको पढ़ता है सुनता है वो निर्मल हो जाते हैं। और ये निर्मल है ही खुद, अपने शुरू में ही पढ़ा था कि मनुस्मृति, अर्थात इनका मन स्वभाव जो है बहुत ही शांत है। सूफी संत के साथ रहे हैं तो इतना तो होता ही है। उसके बाद में सब रूपवंत गही मुख जो वहीं का ऊँचाई, जितने भी लोग होते हैं रूपवंत लोग जो होते हैं, रूप वाले लोग होते हैं, सब कोई इनके मुख के तरफ ध्यान लगाकर देखते हैं, एक टक लगाकर निहारते हैं कवि मोहम्मद साहब के। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब दो कड़बक में, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी साहब अपने काव्य को जोड़ जोड़ के, रच रच के सुनाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे फीलिंग्स को डालकर सुनाते हैं। और जो भी सुनता है, सुना जो प्रेम पीरगा पावा, जो भी इनके काव्य को सुनता है वो प्रेम के पीड़ में डूब जाता है, प्रेम के पीड़ा लग जाता है उसको। जोरी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। ये अपने खून के लेई से, गोंद से, खून का गोंद बनाकर, अपनी इनकी भावना समझिए, ये ओरिजिनल मटेरियल नहीं समझिए, इनकी भावना समझिए। भावना कहने का मतलब फीलिंग्स, इमोशन। तो ये अपने खून के लेई से वो काव्य को रचते हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और जल भई, इनका आँख से जो आंसू निकलता है, पानी निकलता है, उससे उसको रचते हैं गाढ़ी प्रीति, अपने गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी आत्मा से उस चीज़ को वो
रचते हैं, लिखते हैं। अब है ओ मन जानी कवि तस्कीना मकु यह रहे जगत में चीना। वो काव्य की रचना इसलिए किए हैं, इसलिए वो काव्य को लिखे हैं ताकि वो यहाँ से चल जाए, दुनिया से चल जाए, तो वो जगत में इनकी पहचान रह जाए। और मन जानी कवि तस्कीना, मैं ये जानकर इसकी रचना नहीं किया हूँ, मैं ये जानकर रचना किया हूँ कि ये मेरे जगत में एक चिन्ह टाइप का, एक पहचान टाइप का रह जाए। कवि साहब के ये कथन है। कहाँ सो रतन सेनी रस राजा, ये बता रहे हैं इस लाइन में, पद्मावत से लिया गया, टोटली लाइन तो है ही, लेकिन खास करके यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये पद्मावत का आपको देखा सुना चीज़ लिखा गया है। कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। वो रतन सेनी राजा अब नहीं रहे, वो रावल रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे, और पद्मावती रानी वहीं के, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे। आप पद्मावत मूवी देखे होंगे, समझ में आ जाएगा। कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, वो रतन सेनी राजा भी नहीं है। कहाँ सुआ अस्सी बुद्धि उपराजा, उस सुआ जो बुद्धिमान था उनका असिस्टेंट वो भी अब नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, वो अलाउद्दीन सुल्तानू भी नहीं रहा। कहाँ राघव जई किन बखानू, और वो राघव कहाँ है जिसकी मैं बखान करूं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वो पद्मावती रानी भी अब नहीं रही, वो सुंदर पद्मावती रानी नहीं है। फिर भी क्या होता है कि कोई ना रहा जग रही कहानी, उनकी कहानी रह गई मेरे पास। वो तो नहीं है, उनका रूप नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है, फिर भी उसकी कहानी जो है रह गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग गुणी व्यक्ति थे, ये चर्चा करने योग्य व्यक्ति थे। अब है धनी सु पुरख जस कीरति जासु, फूल मरै पर मरै न वासु। धनिक लोग के पास जो है वो जस होता है, प्रतिष्ठा इज्जत होता है, कृति होता है, ये सब चीज़ होता है धनी लोग के पास में। तो उनकी अगर इस तरह से हो, धनी लोग अगर इस तरह जस कृति प्रतिष्ठा हो, तो उसी प्रकार हो जाता है कि फूल मरे पर मरे न वासु। फूल तो मर जाता है, अगर ये लोग नहीं रहते फिर भी इनकी गुणगान होता रहता है, अगर अच्छे मदद किए होंगे गरीबों की तो फूल मरे पर मरे न वासु। जिस प्रकार फूल मर जाता है तो उसका जो वासु सुगंध है वो नहीं हटता है, उसी प्रकार एक उनके गुण भी नहीं हटते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई न जगत जस बेचा, ये इज्जत प्रतिष्ठा कोई नहीं बेच सकता है। केई न लीना जस मोल, और किसी से इसका मोल भी नहीं दिया जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, ये कवि मोहम्मद साहब लाइन लास्ट वाला जो लिखे हैं ये अपने लिए लिखे हैं कि जो भी ये हमारे काव्य को पढ़ेगा वो समझेंगे, वो संवरेंगे, और उनको सुकून मिलेगा कि मेरा जो मेहनत है रकत के लिए से नैन जल भई से जो हमने लिखा है काव्य को, वो मेरा सार्थक हो गया, हम संतुष्ट हो गए, सुकून मिल गया। वो समझेंगे मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप फिर से मेरे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए, और दोबारा नहीं कीजिएगा, सॉरी, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 10 दिन के अंदर में 40 से 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, प्रथम चरण है वीडियो अपलोडिंग का। तो आपको कुछ मिस ना हो, जिसके चलते आपको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। जो समझ में ना आए, प्रॉब्लम होगा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।